यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में एमए फाइनल ईयर पेपर 3 नगरीय भूगोल के संदर्भ में जो टॉपिक हैं वो है नगरीय आकारिकी पर विभिन्न शक्तियों का जो प्रभाव होता है उन प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जो शक्तियाँ होती हैं जो नगरीय आकारिकी को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मुख्य रूप से जो शक्ति हैं वो है केंद्रोन्मुखी शक्ति और केंद्राभिमुखी शक्ति। तो ये जो दो शक्तियाँ हैं इनको ही देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नगरीय आकारिकी पर विभिन्न जो शक्तियों का जो प्रभाव है, यानी नगर का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है और उनको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नगर का विकास दो शक्तियों के विकास का परिणाम होता है। प्रारंभिक विकास में नगर का केंद्र आकर्षण केंद्र होता है, यानी जो सबसे पहले जो नगर का जो केंद्र जो होता है वो नगरीय विकास में क्या होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। जब यह केंद्र पूरी तरह विकसित हो जाता है तब विकास नगर के बाहर की ओर होने लगता है, यानी जब नगर के केंद्र में जो विकास पूरी तरह से हो जाता है तो उसके बाद में जो है नगर के बाहर की तरफ विकास होने लगता है। ये ध्यान रखना है अपने को। इस प्रकार इन शक्तियों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहली जो शक्ति है वो है केंद्रोन्मुखी शक्ति। केंद्रोन्मुखी शक्तियों यानी सेंट्रीपिटल फोर्सेस इंग्लिश में इसको कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है इंग्लिश के शब्द को भी। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस जो हैं, जो प्रभाव जो इनका रहता है, तो यानी केंद्रोन्मुखी यानी केंद्र की ओर जिनका शक्तियों का मुख होता है। तो नगर का प्रारंभिक विकास केंद्रोन्मुखी शक्तियों का परिणाम है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्सेस जिसको अपन क्या है हिंदी में केंद्रोन्मुखी शक्ति कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। प्राचीन काल में भारतीय नगरों में नदी के सीमांत भाग ने नाभिक के रूप में कार्य किया है, यानी कहीं पे भी देखेंगे अपन प्राचीन जो सभ्यता हैं उन सभ्यताओं में विश्व स्तर पे भी यही दिखाई देता है जैसा कि भारत में। तो प्राचीन काल में भारतीय नगरों में नदी के सीमांत यानी जो उसके जो बीच का जो नदी और जो उपजाऊ जो क्षेत्र हैं उसके सीमांत यानी किनारे वाले जो भाग हैं वहाँ पे जो उपजाऊ जो मिट्टी है या समतल जो मैदानी भाग हैं वहीं पे नगरों का विकास हुआ है सामान्यतः। तो सीमांत भाग ने नाभिक के रूप में कार्य किया। यह भाग बहुत शीघ्र ही सघन रूप में बस गया। यहाँ पर अनेक कार्य मिश्रित रूप में फैल गए। यहाँ पे जो हैं अनेक कार्य जो हैं मानवों के द्वारा जो किए जाने वाले वो मिश्रित रूप में फैल गए थे। चार दीवारी नगरों व कस्बों में राजाओं ने प्रशासन, शिक्षा व न्यास संबंधी कार्यों को किलों व महलों में स्थापित किया, जबकि बाजार व सभा स्थल नगरों के मध्य भाग में स्थापित हो गए। यानी इस प्रकार से अपन देखें तो चार दीवारी जो भी नगर थे तो चार दीवारी नगरों व कस्बों में राजाओं ने जो उस समय जो शासन करते थे जो राजाओं, तो राजाओं ने प्रशासन, शिक्षा व न्याय जो संबंधी जो कार्यों को इन्होंने क्या है किलों व महलों में स्थापित किए, जबकि बाजार व सभा स्थल नगरों के मध्य भाग में स्थापित किए गए थे। यानी जो कौन कौन से जो कार्य कहाँ किए जाते थे तो उस समय जो राजाओं ने जो अपनी व्यवस्था के अनुसार इन्होंने स्थापित किए थे। अब जो है धार्मिक नाभियाँ। अब धार्मिक नाभियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी जो धर्म का भी जो प्रभाव होता है वो भी नगर के विकास को जो किस प्रकार से जो प्रभावित करता है नगरीय आकारिकी को। तो भारतीय नगरों में मंदिरों, मस्जिदों, श्रद्धा स्थलों, विहार यानी जिसको मठ भी कहते हैं, ने केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में कार्य किया है। यानी कौन कौन से जो स्थल थे जिसमें प्रमुख रूप से क्या है धार्मिक जो केंद्र जिसमें मंदिर, मस्जिद और श्रद्धा स्थलों, विहार जिसको मठ भी कह सकते हैं, ने
मुखी केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने समीप जनसंख्या को बसने के लिए प्रेरित किया, यानी इन्होंने क्या है, अपने जो समीप जो हैं उनके किनारे या पास में ही जनसंख्या को बसने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया, तथा विविध संस्थानों के स्थापन में मदद की, यानी उनके विविध जो संस्थान हैं उनको भी स्थापित होने में क्या है, इन्होंने मदद प्रदान की। अब मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में किलों व किलेनुमा कैंपों ने अपने चारों ओर फैले क्षेत्र के लिए सुरक्षा, आश्रम, साथ साथ प्रशासन की सीट के रूप में कार्य किया। शांत वातावरण की स्थापना के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ और यह कार्य नगर के मध्य भाग में अपना स्थान जमाने लगे। यानी शांत वातावरण की स्थापना के साथ साथ ही क्या है, व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ। और यह कार्य नगर के मध्य भाग में अपना स्थान जमाने लगे। नदी के किनारे के वह भाग जहाँ पुल बन गए या जहाँ नाव्य मार्ग की सुविधा थी, वहाँ पर सभी प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों का जमाव हो गया। यानी जहाँ पे पुल बन गए थे वहाँ, या नाव्य की जो मार्ग की जो सुविधा थी, वहाँ पर भी सभी प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों का जमाव, यानी वहाँ कार्य संपादित होने लगे। नगरों के व्यापार क्षेत्र अर्थात सघन बसे क्षेत्र जैसे कि दिल्ली का चांदनी चौक, वाराणसी का गोदोलिया चौक बाजार, लुधियाना का चौड़ा बाजार, हैदराबाद का चंद्रघाट, चार मीनार व रेजिडेंसी बाजार क्रमशः दिल्ली में यमुना, वाराणसी में गंगा नदी, लुधियाना में सतलज नदी व हैदराबाद में मूसी नदी के सहारे फैल गए। यानी जो भी नगर थे, उन नगरों के जो समीपवर्ती जो भी नदियाँ थीं, तो उन नदियों के किनारे किनारे यानी ये बाजार सामान्यतः फैल गए। औद्योगिक यानी ये आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः दिल्ली में जो जैसे यमुना, वाराणसी में गंगा नदी, लुधियाना में सतलज नदी, हैदराबाद में मूसी नदी। ये भी जीके के प्रश्न ध्यान रखना है कि यानी कौन सा जो नगर है इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये अपने को क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। मध्यकाल तक नगरों में प्रशासकीय, धार्मिक, व्यापारिक व रिहायशी आदि सभी प्रकार के कार्यों के जमाव के आकर्षण का केंद्र बिंदु नगर का केंद्रीय भाग या उससे सटा हुआ भाग रहा। यहाँ पर कार्य मिश्रित रूप से फैल गए। प्रारंभ में समृद्ध व्यक्तियों ने नगर के इस भाग को ही अपना निवास स्थान चुना। यद्यपि वर्तमान समय में धनी व समृद्ध व्यक्तियों की इस प्रवृत्ति में बदलाव आया है। यानी वर्तमान में इसमें कुछ बदलाव आए हैं, धनी और समृद्ध व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति हैं उसमें, यानी वो केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं बसने के लिए। यानी मध्यकाल तक क्या है, नगरों में प्रशासकीय, धार्मिक, व्यापारिक व रिहायशी आदि सभी प्रकार के जो कार्यों के जमाव क्या है, आकर्षण का जो केंद्र बिंदु क्या था, नगरी का केंद्रीय भाग था या उससे सटा हुआ भाग था। और यहाँ पर क्या है, मिश्रित रूप से फैल गए। जबकि प्रारंभ में समृद्ध व्यक्तियों ने नगर के इस भाग को ही अपना निवास स्थान चुना था, समृद्ध जो व्यक्ति थे प्रारंभ में। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये जो स्थिति है बदल रही है। दूसरा जो है शक्ति, वो है केंद्र अभिमुखी शक्ति, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, यानी केंद्र अभिमुखी शक्ति। यानी इसका जो क्या प्रभाव है, यानी नगरीय आकारिकी के ऊपर, तो नगरीय विकास के दूसरे चरण में केंद्र अभिमुखी शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इसके प्रभाव से कार्मिक क्षेत्रों ने अपनी स्थिति में परिवर्तन अंकित किया।
नगर के केंद्र में फैला सघन व्यापारिक क्षेत्र अपने चारों ओर को जाने वाली सड़कों के सहारे सहारे बाहर की ओर फैलने लगा। यानी इस बल से क्या है, जो सघन रूप से जो केंद्र के जो व्यापारिक जो क्षेत्र थे उसके चारों ओर क्या है, यानी यातायात सड़कों के सहारे सहारे ये फैलने लगे। यानी इसके प्रभाव में क्या है, कार्मिक क्षेत्रों ने अपनी स्थिति में परिवर्तन अंकित किया और नगर के केंद्र से में फैला सघन व्यापारिक क्षेत्र अपने चारों ओर को जाने वाले, यानी उस जो कि भी केंद्र सघन क्षेत्र उसके चारों ओर जाने वाले सड़कों के सहारे सहारे बाहर की ओर ये फैलने लगे। इन सड़कों पर कुछ प्रमुख वस्तुओं के बाजार स्थापित होने लगे। पुरानी दिल्ली की सब्जी मंडी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुरानी दिल्ली की सब्जी मंडी, कानपुर की बैकुंठपुरी, वाराणसी में विश्वनाथ गली तथा थोक व्यापार मंडियां इस केंद्र भाग के समीपवर्ती भागों में सड़कों के सहारे सहारे स्थापित हो गए। यानी ये जो एग्जाम्पल के तौर पे अपने को ध्यान रखना है, जैसे वाराणसी में विश्वनाथ का जो मंदिर है उसकी जो गली है तथा थोक व्यापार मंडियां इस केंद्र भाग के समीपवर्ती भागों में सड़कों के सहारे सहारे ये स्थापित हो गए। केंद्र अभिमुखी शक्तियां नगर के केंद्रीय भाग में असुविधा के बढ़ने पर उखाड़ने की भावना जागृत करती हैं। साथ ही समीपवर्ती क्षेत्र की आकर्षण शक्तियां भी नगर के बाह्य विस्तार में मदद करने लगती हैं। यानी जैसे अपन देखें तो इसमें जो है कौन कौन सी जो शक्तियां हैं, तो इसमें अपन ने देखा है तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। यानी केंद्रामुखी जो शक्तियां हैं वो असुविधा के बढ़ने पर उखड़ने की भावना जागृत करने लगती हैं और साथ ही समीपवर्ती क्षेत्र की आकर्षण शक्तियां भी नगर के बाह्य विस्तार में मदद करने लगती हैं और यह आकर्षण या अच्छाइयाँ अधिक सुविधाएं व आराम रहने के लिए खुले स्थानों की उपलब्धता, कारखानों व बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के स्थापन के लिए विस्तृत आकार के भूमिखंड के रूप में होती हैं। यानी बाहर क्या है, ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार होता है इनके किनारे किनारे, तो वहाँ पे इनका धीरे धीरे जमघट होने लगता है अन्य आर्थिक गतिविधियों का। तो नगर के केंद्र में वातावरण में भारी घुटन, भारी भीड़ भाड़ लोगों को बाह्य क्षेत्रों में धकेलने को प्रेरित करती है। यानी बाहर जो धकेलने में जो कौन कौन सी जो यानी नगर के केंद्रीय भाग में क्या भारी भीड़ भाड़ लोगों को बाह्य क्षेत्र में धकेलने के लिए प्रेरित करती हैं और वातावरण में भी क्या है भारी घुटन होती है। उन्होंने इस प्रकार रखा जा सकता है, यानी धकेलने लगती है तो उनको इस प्रकार रखा जा सकता है। जैसे पहला जो है वो है यानी वह स्थितियाँ या दशाएं जिनके कारण क्या है नगर के केंद्रीय भाग से कार्यों का विस्थापन क्या है बाह्य क्षेत्रों में होने लगता है। यानी तो उसके ये जो कारण हैं उन कारणों को अपन विभिन्न रूपों में रखते हैं। तो पहला जो है वो है यानी जो केंद्रीय जो कार्यों से यानी वहाँ से जो अन्य क्षेत्रों में जो कार्य जो स्थापित होने लगते हैं या बाहर की ओर जाने लगते हैं, तो उनके पहला जो कारण है वो है नगर के मध्य भाग में भूमि एवं मकानों की कीमतों में भारी वृद्धि होना। यानी एक ये भी कारण है, यानी वहाँ से क्या आर्थिक गतिविधियाँ बाहर की ओर जाने लगती हैं। तो यानी नगर के केंद्रीय जो भाग है या मध्य भाग में भूमि एवं मकानों की कीमतों में भारी वृद्धि होना तथा करों की दरें भी ऊंची होना, यानी टैक्स भी ज़्यादा लगता है वहाँ। दूसरा है यातायात की भीड़ भाड़ बढ़ना, सड़कों पर जाम लगना व परिवहन लागत बढ़ जाना आदि ये भी कारण है जिससे क्या है आर्थिक गतिविधियाँ क्या है वहाँ से बाहर की ओर जो क्षेत्र हैं या सड़कों के किनारे किनारे बाहर की ओर फैलने लगती हैं। तीसरा है प्रतिष्ठानों व मकानों के विस्तार के लिए जगहों का अभाव, यानी प्रतिष्ठान और मकानों के विस्तार के लिए भी वहाँ पे जगह का अभाव होता है। इस कारण से वो क्या है अन्य क्षेत्रों की ओर जाने लगती हैं। चौथा है शुद्ध वायु व शांत वातावरण का अभाव होना, यानी केंद्रीय भाग में क्या है शुद्ध वायु और शांत वातावरण का भी अभाव होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती हैं तो
पांचवा है उद्योगों द्वारा गंदगी फैलाने के कारण स्थानीय लोगों का उद्योगों को बंद करने के लिए प्रेरित करना। यानी उद्योगों जो हैं, उद्योगों द्वारा गंदगी फैलाने के कारण क्या है, स्थानीय लोगों का उद्योगों को बंद करने के लिए प्रेरित करना, यानी वो आवाज़ उठाते हैं, तो उस कारण से भी वो जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाहर की ओर या अन्य स्थानों की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं। ये जो छठा जो कारक हैं जो वो हैं आवश्यक सुविधाओं जैसे पीने का पानी, गंदे पानी का समुचित प्रवाह, गंदे पानी का समुचित प्रवाह, सीवर व्यवस्था का अभाव होना आदि भी ये जो कारण है उससे भी ये जो गतिविधियां हैं वो अन्य स्थानों की ओर जाने लगती हैं। अब है बाह्य व सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, यानी इसमें और कौन कौन से, तो सातवां जो है वो है तीव्र गति के वाहनों जैसे कार आदि का यहाँ न चल पाना, पार्किंग सुविधाओं का भी अभाव होना, इस कारण से भी ये जो स्थितियाँ जो होती हैं नगरीय केंद्रीय भाग से कार्यों का विस्थापन क्या है, बाह्य क्षेत्रों की ओर होने लगता है। अब बाह्य व सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न आकर्षक नगरों के विस्तार में सहायक होते हैं और केंद्र अभिमुखी शक्तियों का प्रभाव दिखने में मददगार होते हैं। जैसे पहला है खाली भूमि के बड़े बड़े भूखंडों का मिलना, उनकी कीमत कम होना तथा करों की दर निम्न होना भी उस कारण से क्या है, ये बाहर की ओर जो है आर्थिक क्रियाकलाप स्थानांतरित होने लगते हैं। दूसरा है इन क्षेत्रों का नगर से यातायात सुविधा में जुड़ जाना, विशेष रूप से नगर के मध्य भाग से सीधा संपर्क में आ जाना, उस कारण से भी यहाँ पे ये क्रियाकलाप होने लगते हैं बाहर की ओर। तीसरा है आवश्यक सुविधा जैसे पीने का पानी, खुली हवा, शांत वातावरण, उत्तम जल प्रवाह का मिलना। चौथा है पार्किंग की पर्याप्त सुविधाएं मिलना, इस कारण से भी केंद्रीय भाग से बाहर की ओर ये क्रियाकलाप यानी होने लगते हैं समीपवर्ती क्षेत्रों में। पांचवा है कोठीनुमा मकान बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मिलना, यानी अच्छी जो मकान बनाने के लिए भी वहाँ पे विस्तृत भूमि के उपलब्ध होता के कारण भी वहाँ पे ये हो जाता है बाहर की ओर। छठा है सुरक्षित वातावरण का मिलना, यानी सुरक्षित वातावरण के कारण भी ये जो है वो नगर के केंद्रीय भाग से आर्थिक क्रियाकलाप सड़क के किनारे किनारे समीपवर्ती यानी चारों ओर जो मार्ग जाते हैं उनके सहारे सारे बाहर की ओर फैलने लगते हैं। अब है शाह मंजूर आलम ने अपने एक अध्ययन में बताया कि सिकंदराबाद का थोक व खुदरा व्यापार क्षेत्र रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ बढ़ता गया है और हरिद्वार सिंह के अनुसार कानपुर का सबसे व्यस्त अनाज व्यापार क्षेत्र कलेक्टरगंज है, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन के निकट स्थित हैं, जो नगर के साथ साथ समीपवर्ती प्रदेश में को भी अनाज प्रदान करता है। रेल व मोटर मार्गों की स्थापना ने व्यापार व उद्योगों को बाहर की ओर खिसकने को प्रेरित किया, यानी बाहर की ओर खिसकने के लिए जो है रेल और मोटर मार्गों की स्थापना ने भी उद्योगों को, व्यापार और उद्योगों को बाहर की ओर खिसकने के लिए प्रेरित किया है। सघन बसे भाग के चारों ओर खुले स्थानों पर अनेक कार्यों का जमाव होने लगा और व्यापार, औद्योगिक, रिहायशी व संस्थान सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं ने विस्तृत स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया है। इन सब बातों ने नगरीय स्वरूप को नया रूप प्रदान किया है। कुछ नगरों में सिविल लाइन्स, कचहरी व कैंट की स्थापना ने नगरों के स्वरूप पर विस्तृत प्रभाव डाला है। इनको नगर के बाहरी छोर पर स्थापित किया जा गया है, जो केंद्र अभिमुखी शक्ति का उदाहरण है, यानी ये भी किया गया है। यानी जैसे नगरों की सिविल लाइन्स, कचहरी व कैंट की स्थापना ने नगरों के स्वरूप पर विस्तृत प्रभाव डाला है। इनको क्या है, नगर के बाहरी छोर पर स्थापित किया गया है, जो केंद्र अभिमुखी शक्तियों का एक उदाहरण है।
और वृहत नगरों के उपनगर भी इस प्रकार के प्रभाव का परिणाम है। यानी वृहत जो नगर है उसके पास में ही अन्य छोटे नगरों का भी विस्तार, उपनगर का विस्तार होने लगता है, तो वो भी इसका प्रभाव है। तो ये जो है यानी नगरीय जो आकारिकी हैं, उन आकारिकी को जो प्रभावित करने वाले जो दो मुख्य बल हैं, केंद्राभिमुखी बल और केंद्रोन्मुखी बल। ठीक है, तो ये जो दोनों बल हैं, ये जो ध्यान रखना है। और अच्छे से PDF आपको भेज दिया है, नोट्स अपने नोटबुक में ज़रूर बनावें। ठीक है, धन्यवाद।